नमस्कार साथियों, मैं दिनेश आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने प्लेटफॉर्म हेलो सर पर। आज हम विज्ञान के एक सेगमेंट को और लेकर आए हैं जिसमें ऑप्टिक्स के बारे में हम यानी कि प्रकाशिकी के विषय में हम पढ़ने वाले हैं। तो विज्ञान का मूलभूत नियमों के अंतर्गत यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए बिना देरी करे हम शुरू करते हैं। प्रकाश से आप सभी लोग परिचित हैं, अच्छे से जानते भी हैं कि प्रकाश क्या होता है। लेकिन अगर हम विज्ञान की भाषा में कहें तो प्रकाश वह ऊर्जा है, वह एनर्जी है जिसके कारण हमें सभी चीज़ें दृश्यमान होती हैं। यानी कि बिना प्रकाश के हम किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते। तो देखने की शक्ति हमें जो मिलती है प्रकाशिकी के अंतर्गत यानी कि प्रकाश से ही मिलती है। अगर प्रकाश नहीं होगा तो हमारा देखना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना। यहाँ प्रकाश के कुछ गुणधर्म लिखे हैं क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु हैं। प्रकाश ऊर्जा के वह रूप है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। ठीक है, कोई भी वस्तु दृश्यमान किस कारण है? प्रकाश के कारण। प्रकाश वह विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में सीधी मतलब विद्युत चुंबकीय रूप में हम इसको क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। कैसी होती है प्रकाश? विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। प्रकाश की तरंगें कैसी होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश की किरण निम्न में से क्या है? तो वहाँ पर ऑप्शन क्या लगाना है आपको? विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में सीधी रेखा में। इसका एक और गुण क्या होता है कि यह सीधी रेखा में गमन करती है। इसमें कर्व या फिर आड़ी टेढ़ी रेखाएं नहीं बनती है, एकदम लीनियर मोशन में फ्लो करती है। अगर यहाँ से प्रकाश का एक करंट चालू हुआ है तो वह सीधी ही रेखा में गमन करेगा। सीधी रेखा में संचरित यानी कि ट्रांसफॉर्म होती हैं और एक ऊर्जा के रूप में भी हम इसको ले सकते हैं। निर्वात में भी इनका संचरण संभव होता है क्योंकि कई किरणें ऐसी होती हैं या कई कण ऐसे होते हैं जो निर्वात में संचरण करना पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन प्रकाश जो है निर्वात में भी, निर्वात मतलब स्पेस जहाँ पर कोई भी मैटर नहीं है, वहाँ भी ये क्या करती हैं? ट्रैवल करती हैं, वो भी सीधी रेखा में ही। इनका तरंग दैर्ध्य देखा जाए तो वह होता है 400 nm से 700 nm तक। प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? ये पूछे गए प्रश्न हैं सारे। प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर मैं इसको किलोमीटर में देखूं तो कितना हो जाएगा? 3 लाख किलोमीटर। लगभग 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में यह गति करती है। प्रकाश की किरणें या प्रकाश हमारा क्या है? 2 तरीके का व्यवहार प्रस्तुत करता है। इस चीज को सबसे पहले किसने देखा था? दकार्ते ने। दकार्ते नाम के वैज्ञानिक ने यह चीज सबसे पहले खोजी थी कि प्रकाश की कैसी प्रकृति होती है? दो प्रकार की प्रकृति होती है और उन्होंने इसकी व्याख्या भी की। लेकिन बाद में चल के इसकी व्याख्या किसने की? न्यूटन ने। उनने स्पष्ट और सही शब्दों में इसका निरूपण भी किया। दकार्ते ने 1637 में बताया था कि प्रकाश जो है वो 2 प्रकार की प्रकृति हमें शो करता है। कौन कौन सी 2 प्रकार की प्रकृति है? कि एक तो तरंग के रूप में भी उसको काउंट कर सकते हैं हम, मतलब उसको एक तरंग के रूप में भी देखा जा सकता है। प्रकाश को क्या है? एक तरंग के रूप में भी देखा जा सकता है। और हाइगेंस नाम के जो हाइगेंस ने 1678 में प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। ठीक है, ये दूसरा उसका पॉइंट है। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत आता है। यह किसने दिया था? यह भी आइंस्टाइन ने दिया था। क्वांटम सिद्धांत के अंतर्गत क्या होता है? प्रकाश को हम 2 प्रकार से पढ़ रहे थे, जिसमें एक केवल प्रकाश का तरंग गति सिद्धांत बताया। यहाँ पर एक सिद्धांत और भी है। प्रकाश को 2 दोहरी प्रकृति कौन कौन सी है? वह एक कण के रूप में भी ट्रेवल करता है और एक कण के रूप में भी लिया गया है।
कण का सिद्धांत दिया है, और एक दूसरा कौन सा है, वह रेखा के रूप में, मतलब उसको तरंग के रूप में भी काउंट किया है। यहाँ पर द्वैत प्रकृति मतलब वह किस प्रकार की प्रकृति रखता है प्रकाश, दो प्रकार की। एक तो कण के रूप में भी, कण के रूप में मतलब इन्होंने कहा था कि एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक कण चल रहे हैं, सूर्य से निकलने वाली जो किरणें हैं उन्होंने ऐसे कुछ इस तरीके से देखा कि कण एक के पीछे एक चल रहे हैं, लेकिन वो इतने पास पास हैं कि वह लाइन के रूप में हमें दिखते हैं, ठीक है। और दूसरा सिद्धांत था कि वह एक तरंग ही है, यानी कणों से नहीं बनी हुई है, ऊर्जा है एक प्रकार की, ठीक है। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत, इसको किसने दिया था, आइंस्टीन ने 1905 में क्वांटम सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार प्रकाश क्या है, बंडलों के रूप में, है ना। आगे चल के ये दोनों डेफिनेशंस के आगे चल के न्यूटन ने तीसरी डेफिनेशन दी, तीसरे प्रकार से बताया कि वो एक बंडल्स के रूप में प्रकाश क्या करता है, ट्रेवल करता है। बंडल मतलब आप यहाँ समझ लो फोटोन, उसमें बहुत सारी एनर्जी और एक के बाद एक फ्लो हो रहा है, उसी को क्वांटम सिद्धांत कहा गया, जिन्हें हम इन बंडलों को ही क्या कहते थे, क्वांटम, क्वांटा कहा जाता था इनको। तो ये मूलभूत सिद्धांत कुछ इस प्रकार से दिए थे इन्होंने। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन, क्योंकि प्रकाश से जुड़ी हुई सभी चीज़ों को कवर भी करना है जिनसे एग्जाम में आता है, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन का नियम कुछ इस प्रकार होता है। नंबर 1, परावर्तन को मतलब पहले तो आप समझो, परावर्तन का मतलब क्या होता है कि जैसे प्रकाश है, कोई किरण है प्रकाश की, वो आई सूर्य से निकलती हुई, और इस तल पर मान लो ये कांच होगा, है ना, स्मूथ सरफेस है, कांच है, पीछे से पुता हुआ है ये ऐसे, ठीक है। तो ये कांच है, यहाँ से किरण आई और इस पे टकराई और वापस चली गई, टकराते हुए क्या हुई, वापस रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है, प्रकाश का अपवर्तन। कोई किरण आती है और वह किसी समतल से टकराकर, किसी चिकने तल से टकराकर वापस किसी दूसरी दिशा में रिफ्लेक्ट हो जाना ही क्या कहलाता है, परावर्तन, ठीक है। यहाँ पर परावर्तन के 2 नियम प्रतिपादित किए गए हैं, जिनको मूल नियम कहा जाता है। परावर्तन के कितने नियम हैं, 2 नियम। पहला नियम कहता है कि परावर्तन कोण का मान आपतन कोण के बराबर होता है। ये किरण यहाँ से आई तो आने वाली किरण द्वारा जो कोण बनेगा वह क्या कहलाएगा, आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल, ठीक है। और रिफ्लेक्शन के बाद जो किरण चली जाएगी दूसरी दिशा में, वो जो एंगल बनाएगी वो क्या कहलाएगा, आपका रिफ्लेक्टिव एंगल, ठीक है। ये दोनों एंगल जहां से जा रहे होंगे वहां पर एक हमें अभिलंब मिलने वाला है, ठीक। दूसरा नियम ये कहता है आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सब के सब क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तो दूसरा जो नियम है वो ये कह रहा है, यहाँ पर तो आपने देख लिया कि आई इज इक्वल टू क्या होगा, आर, ठीक है। ये दोनों ही कोण की वैल्यू कैसी होगी, आपस में बराबर। दूसरा नियम क्या कहता है कि ये तीनों, आपतन कोण का जो बिंदु है ये, परावर्तन कोण का जो बिंदु है ये, और अभिलंब, ये तीनों कहाँ मिलेंगे हमें, एक ही तल पर। एक तल है ना ये, इस एक तल पर एक बिंदु पर ही हमें ये सारे के सारे मिलने वाले हैं। यही दूसरा नियम है। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु, ये हो गया आपतन बिंदु, यहाँ पर अभिलंब और परावर्तित किरण, ये सब के सब कहाँ मिलते हैं, हमें एक ही तल में मिल जाते हैं। ये 2 नियम हमारे काय के थे, परावर्तन के। अब प्रकाश अगर आपने फील कर रहे हो आप, तो देखो प्रकाश 2 प्रकार से चल सकता है। जैसे कि अभी मैंने बताया आपतन मीन्स यहाँ से आया और रिफ्लेक्ट हो गया, इसी। और आपतन के हमने क्या पढ़ लिए थे, दोनों नियम भी पढ़ लिए थे कि आपतन किस प्रकार से होता है। लेकिन अगर मैं, अभी तो ये कांच था एक तरफ से पुता हुआ था, मान लो ऐसा कांच ले लूं जिसमें कि ये ट्रांसपेरेंट कांच है। कौन सा ग्लास है ये, ट्रांसपेरेंट ग्लास है। इसमें
अगर यहाँ से किरण आएगी तो वो यहाँ से पार हो सकती है, इसको पार कर सकती है। यहाँ तो पार नहीं कर रही थी, तो अगर पार करेगी तो यहाँ पर दूसरे नियम काम करेंगे। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या देखा था कि आपतन बिंदु आपतन परावर्तन के नियम पढ़े हैं। आगे चल के हम इन ग्लासेस के विषय में भी पढ़ेंगे जिसमें कि वह पार कर जाती है। ठीक है, इसलिए हमने यहां पर क्या लिया है, पहला टॉपिक हमारा क्या है, दर्पण, क्योंकि दर्पणों के ही विषय में अभी हमने नियम पढ़े हैं। ठीक है, परावर्तन किस में संभव है, दर्पण पर ही संभव है ना, ट्रांसपेरेंट ग्लास पर तो संभव नहीं है। इसलिए हमने परावर्तन के लिए सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, दर्पण। तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, पहले ये पढ़ेंगे। दर्पण में 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा प्रकार होगा, पहला होगा समतल दर्पण और दूसरा कौन सा होगा हमारा, गोलीय दर्पण या कर्वेचर मिरर, गोलीय दर्पण। तो सबसे पहले पढ़ो आप कौन सा, समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण प्राप्त प्रतिबिंब, समतल दर्पण पर जो प्राप्त प्रतिबिंब है वह कैसा कैसा होता है, आभासी होता है और सीधा होता है। ठीक है, आपने देखा होगा हम जिस मिरर में अपनी शक्ल देखते हैं, अगर यहाँ कोई आदमी खड़ा हुआ है तो उसको क्या दिखाई देता है, वो सीधा ही दिखाई देता है, लेकिन वो जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, आभासी होता है, यानी वो वास्तविक में नहीं है, वो उसके पीछे बन रहा है। वो सारे प्रतिबिंब जो दर्पण के पीछे बनेंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, हमारे आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, अगर ये बंदा यहाँ खड़ा है तो इस तरफ हमें दिखाई, वास्तव में वो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं है। समतल दर्पण के बाद एक चीज और, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, ये भी उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है। काय की, दर्पण, कौन से दर्पण की, समतल दर्पण की। समतल दर्पण कैसा होता है कि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक आकार के बराबर और दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, दर्पण के पीछे बनता है, उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के वह सामने रखो। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी एस है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या होगी, एस ही होने वाली है। ठीक है, समतल दर्पण का रूप हम कहाँ उपयोग करते हैं, समतल दर्पण के अगर हम उपयोगों की बात करें तो समतल दर्पण के उपयोग कहाँ करते हैं आप, आईने के रूप में, बहुदर्शी और परिदर्शी में समतल दर्पण का भी उपयोग किया जाता है। बहुदर्शी और परिदर्शी क्या होता है, परिदर्शी आपने देखा होगा जो टैंक में लड़ाई करते हैं ना, टैंक बोले तो आर्मी वाले छुपे हुए लोगों को देखने के लिए किसका यूज करते हैं, परिदर्शी का। दूसरा है हमारा कौन सा, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में सबसे पहले 2 प्रकार का गोलीय दर्पण को समझो पहले कहाँ से आता है गोलीय दर्पण, अगर मैं बताऊं तो वास्तव में दर्पण कैसा होता है। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण में हम 2 प्रकार के दर्पण पढ़ेंगे, एक तो उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण को आप कुछ इस तरीके से समझो कि मान लो हमारे पास ये कोई एक बॉल है कांच की, काय की, मिरर की, हमारे पास एक बॉल है। इस बॉल को, ये 3 डायमेंशनल बॉल है, ठीक है, 2D में वो ऐसा लग रहा है सर्किल है, लेकिन ये बॉल है मान लो। अगर ये इस बॉल को हम ऐसा कोई इसमें से एक गोल गोल काट लें, मान लो इस बॉल में से मैंने यहाँ से इतना इतना पार्ट काट लिया, तो इस पार्ट को अगर मैंने काट लिया यहाँ से, तो अगर मैं इसको ऐसे उठा के देखूंगा तो वास्तव में ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, ऐसा दिखाई देगा। और अगर ये बॉल मान लो ये बाहर से इतनी चमकदार बॉल है, जैसे मान लो कांच की बनी हुई है, तो बाहर से चमकदार है और अंदर इसके क्या था, पेंट था, तो आपने इसको काट के यहाँ से उठाया और ऐसे करके देखा तो आपको दिखाई देगा पीछे की तरफ क्या लगा हुआ है, इसमें पेंट लगा हुआ है, ठीक है।
पीछे की तरफ क्या लगा है इसमें, पेंट लगा हुआ है। इस टाइप का जो दर्पण होगा उसको हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। इस दर्पण में क्या होगा, उत्तल दर्पण में ये वाली जो सरफेस है, ये वाली बिना पुती हुई जो सरफेस है, यहां से आपका अगर प्रकाश की किरण आएगी तो वो रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, यहां टकराएगी और वापस चली जाएगी, टकराएगी और वापस चली जाएगी। तो ये वाले ऐसे मिरर जिनमें बाहर की सतह चमकदार होती है, रिफ्लेक्टिव होती है, उन्हीं लेंसेज को हम क्या कहते हैं, उत्तल। अगर आपको याद रखना हो तो उत्तल बोलने पर आपके होंठ बाहर आते हैं, उत्तल, होंठ बाहर आना यानी कि बाहर की तरफ जो सरफेस होती है उनको क्या कहा जाता है, उत्तल दर्पण। इसी के जस्ट अपोजिट मान लो ये बॉल थी और इसमें से मैंने एक फिर से यही का यही टुकड़ा काटा, कंडीशन कोई चेंज नहीं है, बस एक कंडीशन चेंज है कि अब की बार ये बॉल बाहर से पुती हुई थी, अंदर की अपेक्षा कहाँ से पुती हुई थी, बाहर से। अगर बाहर से पुती होगी तब आप इसको देखोगे तो यही चीज आपको कैसी दिखाई देगी, बाहर से पुती हुई, यानी अब की बार जो आपकी सरफेस है पुती हुई वाली कौन सी है, बाहर की ओर, यानी जो रिफ्लेक्टिव सरफेस इस बार कौन सी है, अंदर वाली। यहां से प्रकाश की किरण आके यहां से टकरा के वापस होगी। तो इस टाइप का जो दर्पण होगा उसको हम क्या करेंगे, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण के अगर हम कुछ स्थितियों को देखें तो जैसे उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु की दो स्थितियों को दर्शाएगा। उत्तल दर्पण अगर हम देखें तो उस पर बनी हुई दो स्थितियों को हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे। उत्तल दर्पण की दो स्थितियाँ कैसा, वस्तु की अनंत दूरी पर स्थिति एवं वस्तु की एक निश्चित दूरी पर स्थिति के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन देखें कि इनमें किस टाइप के हमारे क्या बनते हैं, प्रतिबिंब बनते हैं। अगर अनंत पर कोई वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, अगर अनंत पर कोई वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पर दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, अत्यधिक ही छोटा और बिंदु के आकार का होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला है। इस सब बातों को समझने के लिए थोड़ा सा पहले आप दर्पण के बारे में कुछ चीजें को और समझें। जैसे कि अभी मैंने बताया आपको, ये जो दर्पण था हमारा, अच्छे से इसका चित्र बना लेते हैं। दर्पण तो आपको समझ में आया ना। दर्पण मान लो आपके पास ये है, ठीक, और ये कैसा है, अंदर से पुता हुआ है। अभी आपने इस दर्पण को एक गोले में से काटा था, उस गोले का कोई सेंटर पॉइंट होगा। अगर मैं देखूं, मान लो कि वो सेंटर पॉइंट कहाँ था, यहाँ था, सी सेंटर था जिससे आपने इस गोले को काटा। और अच्छे से बना लेते हैं हम ताकि आपको समझने में चलो छोड़ो, हटाओ, हाथ से ही बना लेते हैं, ठीक है। पर बना के देखें तो क्या ही चला जाएगा। इसको घुमा दो थोड़ा, ये लो घुमा दिया, ठीक है, सही दिख रहा है, टेढ़ा है ये। और एक हमने पेंसिल ली और इसके चारों तरफ क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। अब हटना भाई, हाँ बन गया, ठीक है। हमने ये लिया अपना एक दर्पण बनाने के लिए, ठीक है। अगर इसको आप देखोगे
तो इसमें एक सेंटर होने वाला है जो अब भी हमने नापा है ना, सेंटर होने वाला है इसमें एक, इसकी ये एक रेखा होगी, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष। इस रेखा को क्या कहने वाले हैं, मुख्य अक्ष। इसका जो सेंटर पॉइंट है उसको सी बोलेंगे, क्योंकि ये किसी ना किसी सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग तो कर्व बनेगा हो। तो जो सी है वो क्या होगा, इसका केंद्र। इसी को हम कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं इसको, वक्रता केंद्र। सी को हम क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र, क्योंकि ये वक्र बना हुआ है इस पर। और यहां P होगा, क्या होगा, P। इन दोनों के बीच में एक F होगा, इस F को कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं इसको, फोकस, ठीक है। P को क्या बोलते हैं, ध्रुव। ठीक है, इसको मुख्य अक्ष बोलेंगे, इसको F को फोकस बोलेंगे, P को क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे। और क्या रह जाती है, ठीक है, समझ में आया आपको, ठीक। अब देखो जरा यहाँ पर उसने क्या कहा है, वस्तु अगर अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर। अब आया समझ में, फोकस कहाँ है, दर्पण के पीछे। अब इस दर्पण को भी देखो जरा, ये दर्पण है, इसको अंदर से पुता हुआ था। मैंने कहा था उत्तल दर्पण को पढ़ रहे हैं तो कहाँ से पुता होगा, ये कहाँ से पुता होना चाहिए, अंदर से। अगर ये अंदर से पुता हुआ है तो इसने कहा है पहली स्थिति में कि कोई वस्तु अगर अनंत पर रखी हुई है, वस्तु कहाँ रखी है, अनंत पर। यानी मान लेता हूं मैं यहाँ कहीं ये अक्ष आगे आया और ये कहीं वस्तु अनंत पर है, बहुत दूर, अनंत मतलब दूरी का पता नहीं है, बहुत दूरी पर है ये, ठीक है। इस अपनी वस्तु से, इस ऑब्जेक्ट से आने वाली जो किरणें होंगी वो कुछ ऐसी आ रही होंगी सीधी, क्योंकि किरणें कैसी चलती हैं, सीधी चलती हैं। ये किरण यहाँ आई और यहाँ आकर क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट। ये किरण यहाँ से सीधी ट्रेवल करी, ये आई और इससे टकरा के दूसरी दिशा में चली गई। लेकिन वक्रता होने के कारण इसमें कुछ इस तरीके से आएगी वो, ठीक है। इसके कुछ नियम हैं जिनके अनुसार होता क्या है कि जो वस्तु के सीधी आती है वो फोकस दूरी से होते हुए जाती है, ठीक। तो इसका फोकस, ये जो प्रतिबिंब बनने वाला है वो कहाँ बनेगा, फोकस पर, दर्पण के पीछे। आप देखो जरा, फोकस पर बनेगा कहाँ से, दर्पण के पीछे। ये डैश 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 लाइन है और एक बिंदु के रूप में बनेगा और बहुत ही छोटा बनेगा, ठीक है। अत्यधिक छोटा बिंदु के आकार का कैसा होगा, आभासी। आभासी क्यों होगा, क्योंकि उसके पीछे बन रहा है, ठीक है, और सीधा बनेगा। दूसरी स्थिति वो कह रहा है अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच में रखा हो। अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच में रखा होगा तो कैसा प्रतिबिंब बनने वाला है, छोटा। कहां बनेगा इसका प्रतिबिंब, P तथा F के बीच में बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। वो भी देख लो कैसे बनने वाला है। ठीक। अगर ये मेरी ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, ठीक है, ये किरण रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस तरफ, लेकिन इसको आना कहाँ चाहिए था, यहां से गुजरेगी ये वास्तव में, ठीक है।
और एक आपकी यहाँ से गुजरेगी। तो ये दोनों क्रॉस करेंगी, यहाँ पर P और F के बीच में करने वाली हैं। वो डायग्राम सही से नहीं बना है, इसलिए लो मैं बना देता हूँ। ठीक है, ये जो किरण आ रही होगी वो कहाँ से निकलेगी, यहाँ से यहाँ से और एक यहाँ से। तो P और F के बीच में ये जो जहाँ मिल रही होंगी वहीं पर इनका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनने वाला है। पर ये उल्टा हो जाएगा, गलत है, एक मिनट देखने दो। छोटा, आभासी और सीधा बनेगा। इसके लिए अब एक अलग वीडियो बना लेंगे अपन, रुक जाओ, ठीक है। इसके डायग्राम्स के लिए अलग वीडियो बना लेंगे। आपको याद क्या रखना है, अनंत पर तथा दर्पण के ध्रुव के बीच अगर कोई वस्तु रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, P तथा F के बीच दर्पण के पीछे कैसा बनेगा, छोटा, आभासी और सीधा बनेगा। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए अभी मैंने आपको फैक्चुअल डाटा दिया है, ठीक है। इस पे कॉन्सेप्ट टॉक भी एक बार कर लेंगे। उत्तल दर्पण के अगर मैं उपयोग देखूं तो कहाँ कहाँ किए जाते हैं और अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। उत्तल दर्पण के उपयोग वाहनों के पश्च दृश्य के लिए, पश्च दृश्य मतलब जो साइड मिरर लगा रहता है उसमें पीछे देखते हैं, तो वहाँ पर हम कौन सा दर्पण उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण इसलिए करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा एरिया कवर करता है, ठीक है। देखो इसका परास इतना बड़ा है, यहाँ तक की सारी ऑब्जेक्ट को इतने से दर्पण पे ये दिखा देगा, इसलिए क्योंकि ड्राइवर को ज़्यादा चीज़ों को देखना होता है। पीछे कोई ट्रक भी आ रहा है, कोई कुछ भी आ रहा है, बड़ी बड़े वाहनों को देखना है, तो पीछे का ज़्यादा दृश्य कवर करने के लिए हम कौन सा उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण, ठीक है। सड़कों के अंधे मोड़ पर भी इसकी का उपयोग किया जाता है। आजकल देखा होगा आपने, सड़कों के पास एक इतना बड़ा कॉन्वेक्स मिरर लगा रहता है ना, तो वहाँ पे अंधे मोड़ पे, अंधा मोड़ मतलब ऐसा कोई मोड़ अचानक से, तो यहाँ उसको लगा देते हैं, तो यहाँ से आने वाले को इस तरफ के लोग दिखते हैं, यहाँ से आने वाले को यहीं से इधर के लोग दिखने लगते हैं। ऐसे ही स्ट्रीट लैंप में क्यों, क्योंकि ये प्रसार ज़्यादा करता है, लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो इससे ज़्यादा इतने सारे एरिया में लाइट जाएगी, ठीक है। तो इसका प्रसार ज़्यादा कर देता है ये प्रकाश का, इसलिए हम कहाँ करते हैं, स्ट्रीट लैंप में भी इसका उपयोग करते हैं। आवर्धक लेंसों के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। आवर्धक मतलब किसी ऑब्जेक्ट का बढ़ाना और छोटा करना, है ना। सन ग्लासेस में भी इसी का उपयोग किया जाता है। आवर्धन को पढ़ लो। आवर्धन का मतलब क्या होता है, वह आपेक्षिक विस्तार जिससे यह ज्ञात हो कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। आवर्धन का मतलब होता है या तो बड़ा करना, मैग्नीफाइंग, या फिर छोटा करना, जूम आउट, जूम इन भी कह सकते हैं, लेकिन वो 2 डायमेंशनल होता है। लेकिन यहाँ पर हम 3D की बात करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन में क्या होता है कि प्रतिबिंब या तो बड़ा दिखने लगता है या